हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग आजकल टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस में आज का लेक्चर है लेक्चर 6। इसके पहले हम लोग 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कि टेंस पर बेस्ड कैसी एरर्स होती हैं जब उसमें कोई कंजंक्शन यूज कर दिया जाता है। इसके पहले जो हम लोगों ने टेंस में एरर पढ़ी थी उनमें कोई ना कोई एडवर्ब लिखा था, इनके साथ कोई सन लिखा हुआ है, सिंस फार के साथ कोई टाइम दिया हुआ है, ठीक है, या यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इस तरह के कुछ वर्ड्स मिले हुए हैं। तो तब हम लोग क्या टेंस यूज करेंगे। और आज का जो कंसेप्ट है वो अगर कोई कंजंक्शन लगा, जैसे इफ लगा हुआ है, जैसे व्हेन लगा हुआ है, अगर कोई कंजंक्शन यूज कर दिया गया है तो टेंस में क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं, क्या गड़बड़ियां आ सकती हैं। जब टेंस की क्लास शुरू की थी मैंने तो शुरू में बताया था कि हम दो यहाँ पर चलेंगे। एक तो केवल टेंस पढ़ लेंगे कि किस टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब यूज की जाती है, कौन सी मेन वर्ब। अच्छा, दूसरी बात थी कि टेंस के साथ में हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम देख रहे थे। ठीक, इसके पहले जो लेक्चर हमारा 2-3 लेक्चर हुए हैं, 5 लेक्चर जो हुए हैं उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज करके देखा गया कि कौन सा, जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, एवरीडे, इस तरह का कुछ लगा हुआ है तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे। और अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि अगर दो सेंटेंस किसी कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं तो उनमें टेंस का क्या रिलेशन होगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा एक सेंटेंस लिखा है, इफ यू विल इन्फॉर्म मी आई विल रिसीव यू। सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा, इफ कनेक्टर है, इफ यू विल इन्फॉर्म मी आई विल रिसीव यू। और मैं कहूं कि जब किसी सेंटेंस में इफ लगा होता है तो उसके साथ विल सेल का यूज नहीं किया जाता है, और ये वाला यूज होगा। क्यों? ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज का विल रहेगा, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसके पहले हम इफ यूज किए हैं, इस इफ में विल सेल का यूज नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, आई विल रिटर्न योर नोट्स, मैं आपके नोट्स लौटा दूंगा व्हेन यू विल कम टू कॉलेज। ये व्हेन लगा हुआ है, कनेक्टर का काम कर रहा है, अब विल नहीं यूज किया जाएगा, ये विल गलत हो गया। व्हेन यू कम टू कॉलेज, यहाँ विल नहीं होगा। तो दो चीजें आपको यहाँ सेंटेंस में दिख रही हैं कि इफ के साथ हम विल का यूज नहीं करते, व्हेन के साथ विल का यूज नहीं करते हैं। तो ये किस बात पर बेस्ड है? ये इस बात पर बेस्ड है कि सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए कैसा कंजंक्शन यूज किया। कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जिनके साथ, जिनके बाद अगर नेक्स्ट टेंस में, सेंटेंस में फ्यूचर नहीं हो सकता है, विल सेल का यूज नहीं किया जा सकता है। तो वो कौन कौन से कंजंक्शंस हैं? क्या इफ और व्हेन दो ही ऐसे कंजंक्शन है जिनके साथ हम लोग विल सेल का यूज नहीं करते हैं, या इसके अलावा भी कुछ ऐसे कंजंक्शन हैं जिनके साथ विल सेल का यूज नहीं किया जाता है? ठीक है, तो इसके लिए कंजंक्शंस की एक पूरी लिस्ट है और हम लोग अब पढ़ते हैं कि कौन कौन से कंजंक्शंस हैं जिनके साथ हम विल सेल का यूज नहीं करते हैं। तो जिन कंजंक्शंस के साथ हम विल सेल का यूज नहीं करते हैं उसमें दो कैटेगरी के कंजंक्शन आते हैं। एक कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, कौन सा? कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, और दूसरा होगा कंजंक्शन ऑफ टाइम। बाकी सबके साथ आप फ्यूचर टेंस का यूज करिए, कोई एतराज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। कंजंक्शन ऑफ कंडीशन में कौन कौन से आएंगे और कंजंक्शन ऑफ टाइम में कौन कौन से आएंगे, इन्हें हम लोग एक बार में देख लेते हैं या फिर अलग अलग करके पढ़ ही लेते हैं। क्या एक बार देखना एक बार पढ़ना। कंजंक्शन ऑफ कंडीशन में विल सेल का यूज नहीं किया जाता, कंजंक्शन ऑफ टाइम में नहीं किया जाता। पहले कंजंक्शन ऑफ कंडीशन पढ़ लेते हैं, फिर कंजंक्शन ऑफ टाइम पढ़ लेंगे। तो चलो ठीक है, देखते हैं कंजंक्शन ऑफ कंडीशन में कौन कौन से कंजंक्शन है वो। तो कंजंक्शन ऑफ कंडीशन का एक बहुत जो मोस्ट फेवरेट कंजंक्शन है वो है इफ। ठीक है, इफ का मतलब क्या होता है? यदि। यदि ये ना याद रहे तो क्या याद करना? अगर। यदि, अगर, मतलब हमें लगता है ना कि अंग्रेजी में जो भी कंजंक्शन यूज होते हैं सबसे ज्यादा अगर कोई कंजंक्शन यूज होता है तो वो है एंड का। ठीक, सबसे ज्यादा एंड होता है, फिर बिकॉज और सो देयरफॉर यूज किया जाता है, और तीसरे नंबर पर अगर सबसे ज्यादा कोई कंजंक्शन आता है तो ये इफ आता है। बात बात पे हम इफ लगाए रहते हैं, बात बात पे इफ लगाए रहते हैं। इफ एंड बट, इफ एंड बट। चलो, इफ हो गया। अब आ गई बात अनलेस की। तो अनलेस में क्या होगा? अनलेस में यदि के साथ साथ नहीं भी लगा हुआ है, बस ये एक हाथ और आगे है। इफ का मतलब यदि या अगर, और अनलेस का मतलब क्या हुआ? अगर नहीं, यदि नहीं। ठीक है, और इफ अनलेस के बाद आ जाओ इनकेस। क्या है? इनकेस। इनकेस लगा हो या ऑन कंडीशन यूज किया गया हो।
कभी कभी आन कंडीशन का यूज कम ही होता है, लेकिन फिर भी आ जाता है कभी कभी आन कंडीशन। या एक और वर्ड है प्रोवाइडेड, ठीक, प्रोवाइडेड, कभी कभी ब्रैकेट में बशर्ते कि, प्रोवाइडेड दैट यूज कर दिया जाता है। इन तीनों का मतलब होगा बशर्ते। बशर्ते का मतलब क्या होता है, इस शर्त पर कि, बशर्ते कि, ये हो गई हमारी शर्त। तो अब इनसे जो ये लिखे गए हैं, इफ, अनलेस, इन केस, ऑन कंडीशन या प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट, कोई भी क्लॉज जब इनसे शुरू होगा, चाहे स्टार्टिंग में आता है चाहे मिडिल में आता है, अगर ये मिडिल में आते हैं तो इसके बाद वाले में विल शैल नहीं लगेगा, अगर शुरू में आते हैं तो पहले वाले में विल शैल नहीं लगेगा। ये दूसरे क्लास को अफेक्ट नहीं करेंगे। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो सबऑर्डिनेट क्लास को अफेक्ट करेंगे, एडवर्ब क्लास को अफेक्ट करेंगे, ये मेन क्लास को, प्रिंसिपल क्लास को अफेक्ट नहीं करेंगे, वहां विल शैल लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़े हुए एक दो एग्जाम्पल। तो मैं ऊपर से इन्हें एक दो तो इरेज कर देता हूं, या चलो सब खत्म करते हैं, आपको याद तो है ही ना कौन कौन से कंजंक्शन हैं इसमें, तो इन्हें यूज करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मान लो कोई, पहले अनलेस से ही शुरू कर लेते हैं, उसके बाद इफ में आते हैं। अनलेस का सेंटेंस यहां से लेते हो, सपोज करो कि किसी सेंटेंस में कहीं लिखा हो कि अनलेस यू विल टेल मी द ट्रुथ, अनलेस यू विल, अरे यार सही लिख दिया मैंने, तो गलती से सही लिख दिया। मतलब बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि आपको एग्जाम्पल बना रहे हैं तो हमें गलत लिखना है। अनलेस यू विल टेल मी द ट्रुथ, ठीक, आई विल नॉट बी एबल टू, I will not be able to save you, ये आपका एक क्वेश्चन हुआ। ठीक, अब इस सेंटेंस में क्या गलती है, ठीक, इस सेंटेंस में क्या गलती है, देखो अनलेस लगा हुआ ना, अनलेस के साथ हम लोग विल शैल का यूज नहीं कर सकते। अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ ऐसे यूज करोगे, और ये जो आई के साथ विल नॉट लगा है ये करेक्ट है, ये रहेगा। कहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, जहां पे अनलेस लगा होगा उसके बाद हम विल शैल नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से इफ का कोई सेंटेंस लो, जैसे मान लो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, बड़ा ही बेसिक सा सिंपल सा सेंटेंस लो। अगर हम ये कहते हैं, जैसे लोग कहते हैं इफ यू विल वर्क हार्ड, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल सर्टेनली सक्सीड, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल सर्टेनली सक्सीड, पक्का है 100%, ठीक है, यू विल सर्टेनली सक्सीड, ये लिखा हुआ। अब इसी सेंटेंस को मैं पलट के लिख दूं, पलट के लिख दूं तो क्या होगा, यू विल सर्टेनली सक्सीड, यू विल सर्टेनली सक्सीड इफ यू विल वर्क हार्ड। ठीक, दोनों सेंटेंस एक ही हैं। मैं एक बार मिडिल में करके और एक बार शुरुआत में करके आपको दिखाना चाह रहा था। अब यहाँ जहाँ इफ लिखा हुआ है, अगर इफ की जगह प्रोवाइडेड लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्रोवाइडेड लिखा हो या यहाँ पर इन केस लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ है, प्रोवाइडेड है, इन केस है, कंडीशन है, सबका एक ही मतलब होता है। ठीक है, तो इफ यू विल, मैंने देखो यहाँ सेंटेंस इस से शुरू हो रहा है तो यहाँ विल नहीं लगाना है, ये वाला विल रहेगा। इफ यू विल वर्क हार्ड में क्या हो जाएगा, इफ यू वर्क हार्ड। दूसरा यू विल सर्टेनली सक्सीड, ये वाला सेंटेंस है जो यहाँ आ गया। इफ यहाँ लगा ना, इफ लगा, प्रोवाइडेड लगा या इन केस लगा, इनमें से कोई भी यूज कर लो तो इसके साथ ये विल फिर हट जाएगा, ये नहीं लगाना होगा। ठीक है, समझ गए। तो एक कंडीशनल्स है, कंडीशनल्स पे और अगर डिटेल जाना चाहते हो तो मैंने कंडीशनल्स पर प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है, दो या तीन उसमें पार्ट में है। तो वीडियो कंडीशनल्स के हैं और कंडीशनल्स के साथ में कुछ आपको वो भी हैं, मतलब प्रैक्टिस सेट भी एक दिया हुआ है कंडीशनल्स पे, तो वो चीज़ें देख लेगा, बहुत डिटेल में दिया है। अभी तो हमें केवल चूंकि टेंस की एरर बतानी है कि कहाँ विल शैल नहीं लगता, तो हम कंडीशनल्स का केवल इंट्रोडक्शन आपको देंगे, वो कौन कौन से कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है जिनके साथ विल शैल नहीं लगाते। तो कोई भी कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है, इफ हो, अनलेस हो,
ठीक है, इन केस हो, अनकंडीशन हो, प्रोवाइडेड हो, प्रोवाइडेड दैट हो, कोई भी हो, तो उसके साथ हम विल सेल नहीं लगाते हैं। उसके बाद का जो क्लॉज होता है उसमें मेन क्लास में लगाएंगे, जैसे कि आप इन एग्जांपल्स में देख रहे हैं। यहाँ विल सेल लगा हुआ है, कोई गलती नहीं, यहाँ विल सेल लगा हुआ है, कोई गलती नहीं। जहाँ इफ, अनलेस या ये सब लगता है उसके बाद विल गलत हो गया। देखो यहाँ इफ लगा था विल गलत हो गया, यहाँ देखो अनलेस लगा था विल गलत हो गया। तो ये कंडीशनल्स वाले हैं जिनके बाद हम विल सेल नहीं लगाते हैं। इसके बाद हम लोग और देख लेते हैं कुछ कंजंक्शन ऑफ टाइम। वो कंजंक्शन ऑफ टाइम कौन कौन से कंजंक्शंस हैं टाइम वाले जिनके साथ हम विल सेल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक लिस्ट है, उन्हें भी देख लेते हैं, मेरे साथ में नोट करते रहिएगा, फिर मैं एक एक करके सब पर एक एक एग्जांपल दे दूंगा, आप समझ जाइएगा इस बात को पूरी तरह से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो टाइम वाले में एक एक करके शुरू करते हैं। पहला कंजंक्शन है हमारा व्हेन, ठीक है। पहले आप लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट बनाने के बाद फिर हम एक एक करके एग्जांपल दे देंगे। व्हेन है, व्हेन एवर है, और तीसरा है व्हेन सो एवर। क्या है? व्हेन सो एवर है। और चौथा है इसमें आफ्टर, पांचवा इसी में आ जाएगा बिफोर। आफ्टर और बिफोर कंजंक्शन की तरह यूज करेंगे तो इसके साथ भी विल सेल का यूज नहीं होगा। आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया। अब इसके बाद आप आ जाइए टिल ले लीजिए, ठीक है। टिल के साथ आप एक ले लीजिए एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज ले लीजिए। फिर आप एक ले लीजिए आठवां सिंस, सिंस ले लीजिए। सिंस के बाद आप एक आ जाइए 9th नंबर पे अनटिल ले लीजिए। क्या है? अनटिल, अनटिल हो गया, 9th हो गया। अब यहाँ 10 नंबर पे आ जाओ, कुछ और लिखते हैं हम, 2-3 और बचे हुए हैं। जैसे कहीं लिखा एज सून एज, ठीक। और 11 नंबर पे लिखा है नो सूनर, नो सूनर, इसका भी यूज होता है। और 12 नंबर पे हम ले लेते हैं हार्डली या स्कार्सली, ये तीनों एक ही जैसे हैं, हार्डली, स्कार्सली, एज सून एज और नो सूनर, ठीक है। ये इन तीनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। एज सून एज के साथ यहाँ कामा लग जाएगा, और नो सूनर हुआ तो यहाँ क्या लगा जाएगा? देन लग जाएगा। हार्डली स्कार्सली के साथ क्या लगता है पेयर में? व्हेन लगता है, ठीक है। तो ये हो गए इतने। तो ध्यान रखना, इतने ये सब जो कंजंक्शंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इनके साथ में, इनके बाद वाले क्लॉज में कभी आप विल सेल मत यूज करिएगा, वरना हो जाएगा गुनाह। तब ठीक समझ में आ गया? तो चलो इनको मीनिंग लिख दें। आपको अगर मीनिंग जानना चाहते हो, कुछ लोगों को जानना होगा, वो मीनिंग नोट कर लो, और जिन्हें मीनिंग नहीं जानना है, ठीक है, वो लोग वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा लो, ठीक है। व्हेन का मतलब होता है जब, व्हेन एवर का मतलब होता है जब जब, व्हेन सो एवर का मतलब होगा जब भी, आफ्टर का मतलब जानते ही हैं के बाद, और बिफोर का मतलब क्या हो जाएगा? के पहले। क्या हो गया? के पहले। टिल का मतलब हो गया तब तक, जब तक। टिल का मतलब क्या होगा? तब तक, जब तक, ये हो गया, टिल हो गया। और एज लॉन्ग एज का भी यही मतलब होता है, तब तक, जब तक। सिंस का मतलब क्या हो जाएगा? तब से, तब से, जब से, ठीक है, तब से, जब से। और अनटिल आ गया, तो अनटिल का मतलब हो गया तब तक, तब तक, जब तक की नहीं। क्या होगा? तब तक, जब तक की, और उसके साथ क्या लगा होगा? नहीं लगा हो, ध्यान रखना, नहीं। एज सून एज, नो सूनर, और इन सब का मतलब क्या होता है? जैसे ही, जैसे ही। जैसे ही मैंने शेर को देखा मैं भाग खड़ा हुआ, ठीक। जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा लाइट चली गई, ठीक है, इस तरह। जैसे ही टीचर क्लास में आए बच्चे खड़े हो गए, जैसे ही पापा घर पहुंचे बच्चों ने टीवी बंद कर दी। तो इस तरह की तमाम सारी चीजें होती है, ये जैसे ही यूज किया जाता है इन सब के साथ। अब जब कंजंक्शन पढ़ाऊंगा तो इनके यूज के बारे में थोड़ा और डिटेल में चलूंगा। ये क्योंकि कंजंक्शन है, अभी हमें टेंस के काम भर का पढ़ाना है, तो ये समझ लो कि ये जब लगे होते हैं, एज सून एज लगा, नो सूनर लगा, हार्डली स्कार्सली लगा, जिस सेंटेंस में लग जाते हैं उसमें विल सेल नहीं लगता है, ठीक है। अनटिल के साथ विल सेल नहीं लगेगा, सिंस में विल सेल नहीं लगेगा, एज लॉन्ग एज हो, टिल हो, बिफोर हो, आफ्टर हो, व्हेन सो एवर हो, व्हेनेवर हो, व्हेन हो, तो इन सब के साथ विल सेल हम लोग नहीं यूज करते हैं। एक हम लोग देख लेते हैं कौन, व्हेन से उठा के एक आफ्टर बिफोर में से कोई, चलो बिफोर ले लेते हैं, ये वाला उठा लेते हैं, और एक टिल ले लेते हैं, और इसी में से कोई एक एज लॉन्ग एज ले लेते हैं, या सिंस में से या अनटिल में से कोई एक ले लेते हैं।
एक आध इसमें से ले लेंगे, इतने हम लोग एग्जाम्पल करके आपको दिखाते हैं कि कैसे इन सब के साथ हम लोग विल सेल का यूज नहीं करते हैं। तो सबसे पहले क्या शुरू करते हैं, व्हेन पर शुरू करते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस व्हेन का तो शुरू मैंने दिया ही था, व्हेन का नहीं बताएंगे, छोड़ो, व्हेन का सेंटेंस दे चुके हैं। अब हम लोग लेते हैं आफ्टर या बिफोर में से कोई एक और उसके साथ यूज करके देखते हैं कि कैसे हम लोग विल सेल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो जैसे आफ्टर और बिफोर में से एक एग्जांपल दिया हमने। सपोज करो कि यहाँ हमने एक सेंटेंस लिखा है कि दे विल अरेंज एवरीथिंग, दे विल अरेंज एवरीथिंग, ये लिखा, दे विल अरेंज एवरीथिंग आफ्टर you will have, ये सेंटेंस कुछ गड़बड़ हो गया। एक काम करते हैं, बिफोर लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा रूल गलत हो जाएगा ना, तो दे विल हैव यहाँ कर देते हैं। ठीक है, इसको अरेंज्ड कर देते हैं। ठीक है, ये हमने सेंटेंस लिखा, दे विल हैव अरेंज्ड, दे विल हैव अरेंज एवरीथिंग बिफोर यू विल रीच देयर। ठीक, बिफोर यू विल रीच देयर। एक्चुअली हमें सेंटेंस आफ्टर लगाना होगा, तो ये सेंटेंस हमें इधर करना पड़ेगा, ये सेंटेंस पीछे करना पड़ेगा, तब तो आफ्टर लग पाएगा, क्योंकि आफ्टर के बाद परफेक्ट होता है, आफ्टर के पहले इंडेफिनिट होता है, बिफोर में पहले परफेक्ट होता है, बाद में इंडेफिनिट होता है। हमारे टेंस का कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो रहा था, इसलिए फिर हमको बदलना पड़ा। ठीक है, चलो अच्छा देखो, तो यहाँ सेंटेंस क्या दिया है कि बिफोर के साथ पहले परफेक्ट बाद में इंडेफिनिट होता है। ये हम अभी अगले वाली क्लास में बताएंगे आपको कि बिफोर के साथ टेंस का कॉम्बिनेशन क्या होगा। अभी आज मैं केवल ये बात करूंगा कि कब हम विल सेल का यूज नहीं करते हैं। टेंस का कॉम्बिनेशन कल करेंगे, आफ्टर बिफोर के साथ टेंस का कॉम्बिनेशन होगा, सिंस के साथ में होगा, व्हेन के साथ में भी टेंस का कॉम्बिनेशन करेंगे। आज केवल इतना समझिएगा कि कब हम विल सेल का यूज नहीं करते हैं, कौन कौन से कंजंक्शन है जिनके साथ विल सेल का यूज नहीं करते हैं, उसमें एक आफ्टर बिफोर भी है, और ये कल हमारी मदद करेगा जब हम लोग वो पढ़ने लगेंगे। तो दे विल हैव अरेंज एवरीथिंग, बिफोर के पहले परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, यहाँ अपनी जगह एकदम करेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट लगा है, परफेक्ट आना चाहिए था। अच्छा, बिफोर के बाद क्या आना चाहिए, इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए, तो आया है यू विल रीच देयर, तो यू विल रीच देयर आपको एकदम से करेक्ट लग रहा होगा, इधर फ्यूचर परफेक्ट, इधर फ्यूचर इंडेफिनिट, करेक्ट तो है। लेकिन एक शर्त और है, बिफोर के साथ यहाँ परफेक्ट यहाँ इंडेफिनिट होता तो है, ये बात तय है, लेकिन एक बात अभी मैंने बताई थी कि बिफोर के बाद फ्यूचर नहीं हो सकता, बिफोर के बाद विल सेल नहीं लगा सकते हो। तो बिफोर के बाद यू विल लिखा हुआ था, आप ये विल काट दो, तो क्या हो जाएगा, बिफोर यू रीच देयर, यहाँ होगा फ्यूचर परफेक्ट। दे विल हैव अरेंज एवरीथिंग बिफोर यू रीच देयर, यू विल रीच देयर नहीं होगा, बिफोर यू रीच देयर, सेंटेंस ऐसा बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, यही सेंटेंस अगर आफ्टर में हम पलट कर लिखते हैं तो क्या होगा, आफ्टर वाला भी देख लीजिए। अब मान लो सेंटेंस ऐसे लिखा हो कि यू विल रीच देयर, यहाँ पर विल लगाना होगा मुझे, यू विल रीच देयर। अब हम लगा रहे हैं आफ्टर दे विल हैव अरेंज्ड एवरीथिंग, आफ्टर दे विल हैव अरेंज्ड एवरीथिंग। ठीक है, आप ये समझ जाइएगा कि एवरीथिंग लिखा हूं। अब इस सेंटेंस में भी वही बात आ गई, आफ्टर के पहले इंडेफिनिट टेंस होता है तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, करेक्ट है। आफ्टर के बाद परफेक्ट टेंस होना चाहिए तो विल हैव और अरेंज लगा हुआ है, ठीक है। तो टेंस के कॉम्बिनेशन में पहले इंडेफिनिट बाद में परफेक्ट होता है, आफ्टर के साथ अगर सेंटेंस कनेक्ट हो रहे हैं तो बात सही है। लेकिन आफ्टर के साथ एक दूसरा रूल भी आता है कि जब आफ्टर या बिफोर होता है तो आफ्टर और बिफोर के बाद वाले क्लॉज में हम विल सेल नहीं लगाते हैं। तो इसमें भी वही बात लागू होगी, आफ्टर के बाद ये विल कट जाएगा, आपका क्या होगा, दे हैव अरेंज हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा यू विल रीच देयर आफ्टर दे हैव अरेंज एवरीथिंग। आपको लगेगा कि आप जब वहां पहुंचेंगे तो वो सारा इंतजाम कर चुके होंगे, तो फ्यूचर में जा रहा है, फिर हैव में क्यों आ गए। रूल है ये, जो इसका विल ना वो लगाया नहीं जा सकता, मीनिंग आएगी।
ये विल लगेगा नहीं, लेकिन सेंस फ्यूचर परफेक्ट का अपने आप देगा। क्यों? क्योंकि आफ्टर, बिफोर या जितने भी कंजंक्शन ऑफ टाइम है, इनके बाद हम लोग विल सेल का यूज करते नहीं हैं। अगर फ्यूचर परफेक्ट में जा रहा है तो विल हट के प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में जा रहा है तो विल हट के प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो बिफोर और आफ्टर या इस तरह के जितने भी कंजंक्शन ऑफ टाइम है उनके साथ आप विल सेल का यूज ना करिएगा। व्हेन का एग्जांपल इसके पहले भी देख चुके हैं आप लोग। एक आध आप सेंटेंस और देखना चाहो, टिल, अनटिल या एज लॉन्ग एज वगैरह में से, तो एक सेंटेंस देख लो, बस एक और देख लो, बाकी ये कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया है धीरे धीरे कि जब भी कोई कंजंक्शन ऑफ टाइम यूज किया जाए तो हम उसके साथ विल सेल का यूज नहीं करेंगे। पहले सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस यहाँ ऐसे लिख दूं कि आई विल स्टे हियर, ठीक, आई विल स्टे हियर, फिर आगे लिखा है एज लॉन्ग एज यू विल गेट रेडी, ठीक, आई विल स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू विल गेट रेडी। ये सेंटेंस लिखा, मतलब हुआ कि मैं तब तक यहाँ इंतजार करूंगा जब तक आप तैयार हो रहे हो, ठीक है ना, तब तक मैं यहाँ रुका रहूंगा जब तक आप तैयार हो रहे हो। एज लॉन्ग एज लगा है मतलब तब तक जब तक, ठीक है। यू विल गेट रेडी, जब तक आप तैयार होंगे तब तक मैं यहाँ रुका रहूंगा। तो एज लॉन्ग एज के साथ ये जो यू विल लिखा हुआ है ना, विल कट जाएगा, एज लॉन्ग एज यू गेट रेडी। सेंटेंस फ्यूचर में जा रहा है, मैं तब तक यहाँ इंतजार करूंगा जब तक आप तैयार होंगे, फ्यूचर में जा रहा है, फिर भी आप विल नहीं लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि एज लॉन्ग एज क्या है, यह है कंजंक्शन ऑफ टाइम। तो जितने भी कंजंक्शन ऑफ टाइम है, जैसे एज लॉन्ग एज हो गया, टिल हो गया, अनटिल हो गया, नो सूनर एज सून एज वगैरह हो गया, आफ्टर बिफोर हो गया, या ठीक है, जो व्हेन हमने बताया व्हेन हो गया, तो इस तरह के जितने भी कंजंक्शन लग जाएंगे, चाहे शुरू में लगे, अगर वहां पहले लग गया तो वहां विल सेल नहीं लगेगा, अगर ये बीच में लग गया तो इसके बाद विल सेल नहीं लगेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? तो ये कंसेप्ट है। इसमें और ज़्यादा प्रैक्टिस हम लोग प्रैक्टिस सेशन में करेंगे, तो उसमें ढेर सारे मतलब हर जितने भी कंजंक्शन थे करीब में सारे पर आपको प्रैक्टिस सेशन दे दूंगा, ठीक है। तो ये लेक्चर 6 जो हमने आपको बताया अभी कि कब हम विल सेल का यूज नहीं करते हैं, किन किन कंडीशंस में विल सेल का यूज नहीं करते हैं, ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा ये हमको आप बताइएगा। और फिर हम लोग कल वाले सेशन में पढ़ेंगे कि कैसे ये कंजंक्शंस लगे होते हैं, तो इनके पहले कौन सा टेंस यूज किया जाता है और इनके बाद कौन सा टेंस यूज किया जाता है, टेंस का कॉम्बिनेशन क्या होगा इन कंजंक्शन के साथ में। आज तो पढ़ा था कि किसके साथ विल सेल नहीं लगता, अब कल वाले में पढ़ेंगे कि कौन सा कंजंक्शन लगने पर पहले ये टेंस हो जाता है बाद में ये टेंस हो जाता है, तो वो वाला हम लोग कल करने जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारा टेंस अपने एंड की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। तो सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है इससे हमें इन्फॉर्म करिएगा और अपनी तैयारी जम के करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर।